नमस्कार दोस्तों। आज की डेट है 27 जुलाई और हम लोग जो है द हिंदू के इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स डिस्कस कर रहे हैं। तो पहला पार्ट वीडियो का डाल चुके हैं जिसमें हम लोगों ने इस पर डिस्कस किया था कि इकोनॉमी जो है वो क्या होती है। तो जिसे ये नहीं समझ में आता है कि इकोनॉमी क्या है, किस तरह से चलती है, ये सारे टर्म्स जो निकल के आते हैं ये कहाँ से आते हैं, तो किस तरीके से इसको जो है कोऑर्डिनेटेड मैनर में आप समझ सकते हैं, इसके लिए पहला पार्ट जो है आज एडिटोरियल डिस्कशन का डाला है जिसमें कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमी को डिस्कस किया है और किस तरीके से मार्केट में रेगुलेशन की ज़रूरत पड़ती है, इन सारी बातों को डिस्कस कर चुके हैं। अब जो इम्पॉर्टेंट टर्म्स आते हैं जब रेगुलेशन की बात आती है इकोनॉमीज़ को इंटरनेशनल लेवल पर या डोमेस्टिक लेवल पर, तो उन टर्म्स के बारे में हम लोग जो है डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग जो है डिस्कस करेंगे इंडियन इकोनॉमी का जो आर्टिकल है आज इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड है कि इंडियन इकोनॉमी की वर्तमान समय में क्या स्थिति है और फर्दर इसके सामने क्या पोजीशंस आने वाली हैं, क्या चुनौतियां आने वाली हैं और भारत सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए। तो सबसे पहले कुछ टर्म्स हैं वो समझ लीजिए, तो बाद में आपको जो है आर्टिकल समझना थोड़ा आसान हो जाएगा क्योंकि इसमें इकोनॉमिकल टर्म्स जो हैं बहुत ज़्यादा यूज़ किए गए हैं। तो पहला टर्म आप समझिए डेब्ट वल्नरेबिलिटी। जो डेब्ट वल्नरेबिलिटी है इसका मतलब ये है कि अगर किसी देश ने कोई कर्ज लिया है और वो कर्ज ना चुका पाने की स्थिति की ओर बढ़ रहा हो, ऐसा नहीं कि कर्ज अभी नहीं चुका पा रहा है लेकिन उस स्थिति की ओर बढ़ रहा है कि आने वाले कुछ समय में अपना कर्ज नहीं चुका पाएगा, तो वो जो डेब्ट उसने लिया है वो वल्नरेबल डेब्ट की कैटेगरी में आ जाता है। तो इसको कहते हैं डेब्ट वल्नरेबिलिटी। ठीक है। दूसरा एक टर्म आप जान लीजिए फ्रंटियर इकोनॉमी। तो ये फ्रंटियर इकोनॉमी जो है इसको बोलते हैं कि कुछ ऐसी अर्थव्यवस्थाएं, देखिए अर्थव्यवस्थाओं के वर्गीकरण को जब आप देखेंगे तो एक तो विकसित देश हो गए, विकसित देश के बाद में विकासशील देश हो गए, विकासशील देश के बाद में विकासशील देशों को ही उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं कहते हैं, जैसे भारत है, ब्राज़ील है, तो ये सब जो है उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं हैं। चाइना है, ये भी उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। तीसरी श्रेणी जो आपने देखी होगी वो होती है अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ की, जिनको जो है या तो आप कह सकते हो कि काफ़ी कम विकसित देश हैं या फिर कुछ लोग जो है उनको अविकसित भी कह सकते हैं। ठीक है। तो अब इस तरीके के टर्म्स ये इस्तेमाल नहीं किए जाते, अविकसित या विकलांग। तो विकलांग को दिव्यांग कहना है और अविकसित को कम विकसित कहना है या फिर जो है उनको तीसरी दुनिया के देश कह सकते हैं आप। तो ऐसे उनका वर्गीकरण किया जाता है। मीन्स ऐसी मतलब ऐसा विशेषण नहीं देना है किसी को जिससे सुनने में बुरा लगता हो। वैसे अविकसित इतना बुरा लगता भी होगा। हाँ चलिए ठीक है, खैर छोड़िए। फ्रंटियर इकोनॉमी जो है वो इन तीनों में से किसी में भी शामिल नहीं है। फ्रंटियर इकोनॉमी उन देश को कहते हैं जो ना तो अभी ठीक से विकासशील हो पाई हैं, उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं भी नहीं है, लेकिन पूरी तरीके से कम विकसित भी नहीं है, अंडर डेवलप्ड भी नहीं है या अविकसित भी नहीं रह गई हैं। ठीक है। मीन्स अभी ऐसा है कि उनकी ग्रोथ जो है जीडीपी की वो तो बढ़ रही है, लेकिन उनके जो प्रोडक्शन है या जो उनका एंगेजमेंट है वर्ल्ड ट्रेड में वो अभी पूरी तरीके से डाइवर्सिफाई नहीं हो पाया है। मीन्स वो अभी बहुत ज़्यादा नहीं फैल पाया पर ग्रोइंग कंडीशन में है। यानी अंडर डेवलप्ड और इमर्जिंग इकोनॉमी के बीच में की सिचुएशन में जब कोई इकोनॉमी होती है तो उसको फ्रंटियर इकोनॉमी कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आप ले सकते हैं हमारे पड़ोस का एक देश है बांग्लादेश। तो बांग्लादेश जो है वो फ्रंटियर इकोनॉमी है। ओके। और ऐसे बहुत सारे देश हैं जैसे साउथ अमेरिका के कंट्रीज़ हैं। साउथ अमेरिका के मैक्सिमम कंट्रीज़ जो आपको मिलेंगे वो फ्रंटियर इकोनॉमी में ही आते हैं। ठीक है। ब्राज़ील जो है वो डेवलपिंग कंट्री है। ब्राज़ील के अलावा मैक्सिमम जो देश हैं 13 देश हैं कुल टोटल साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में, तो उनमें से अधिकांश जो है वो फ्रंटियर इकोनॉमी की ही कंट्री हैं। ऐसे ही आप और भी लिस्ट निकाल के देखेंगे तो आपको मिल जाएंगे, देख लीजिएगा एक बार। उसके बाद सस्टेन्ड डेब्ट। सस्टेन्ड डेब्ट किसको कहते हैं कि अगर किसी देश की सरकार जो है उसकी जो भी करंट एंड फ्यूचर ऑब्लिगेशंस हैं, ठीक है, जो उसके करंट एंड फ्यूचर ऑब्लिगेशंस हैं, जो दायित्व हैं, वो पूरे कर पाती है आर्थिक तौर पर। ठीक है ना। मीन्स जैसे मान लीजिए कि अभी उसे कोई इंटरेस्ट पेमेंट करना है तो वो करने में सक्षम हो, भविष्य में उसे कोई जो है बड़ा पेमेंट करना है तो वो भी करने में सक्षम हो। तो इस तरीके से अगर कोई गवर्नमेंट है जो अपने करंट और फ्यूचर ऑब्लिगेशंस को बिना किसी फर्दर फाइनेंशियल असिस्टेंस के पूरा करने में सक्षम हो,
तो ऐसा जो कर्जा होता है, ऐसे डेप्ट को कहते हैं सस्टेन्ड डेप्ट। मीन्स वो इकोनॉमी अगर उसका डेप्ट मान लो डिफ़ॉल्ट होने की ओर जा रहा है, मीन्स गड़बड़ होने की ओर जा रहा है, तो उसे संभाल सके, उसको कहते हैं सस्टेन्ड डेप्ट। ओके, तो 3 टर्म हो गए, डेप्ट वल्नरेबिलिटी, फ्रंटियर इकोनॉमी, सस्टेन्ड डेप्ट। चौथा है डेप्ट डिस्ट्रेस। तो डेप्ट डिस्ट्रेस का मतलब क्या है कि अगर कोई देश अपनी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस को पूरा करने में अक्षम है, नहीं कर पाता है, और उसे डेप्ट रीस्ट्रक्चरिंग की ज़रूरत है, तो यहाँ पे अब एक टर्म फिर आ रहा है, डेप्ट रीस्ट्रक्चरिंग। तो डेप्ट रीस्ट्रक्चरिंग का मतलब आप समझ लीजिए कि ये एक तरह का रीफाइनेंसिंग प्रोसेस है, मीन्स दोबारा से वित्तीकरण किया जाएगा। तो रीफाइनेंसिंग प्रोसेस है, रीनिगोशिएशन किया जाएगा जो लोग उधार देते हैं उनके साथ, अपनी फेवरेबल या फिर फ्लेक्सिबल कंडीशंस के साथ में दोबारा से फिर से जो है उधार लेने की एक प्रक्रिया है, ताकि अपने आप को दिवालिया होने से बचाया जा सके, बैंकरप्ट होने से बचाया जा सके। तो इसको कहते हैं डेप्ट रीस्ट्रक्चरिंग। जैसे सपोज करिए कि आपने जो है किसी से 100 रुपये लिया है, आपकी आर्थिक व्यवस्था जो है पूरी चरमरा गई और वो आदमी आता है अपना तगादा करने की, भैया हमारे 100 रुपये दो, तो आप उसको बोलेंगे कि भैया अभी तो नहीं दे पाएंगे, कुछ दूसरा रास्ता निकालो, और अभी बुरी हालत है, कुछ पैसा और दे देते तो अच्छा होता। तो फिर जो है वो कहेगा कि चलो ठीक है, हम तुम्हें और दे देते हैं 200 रुपये, और ये 300 रुपये का जो है तुम कर्ज चुकाओगे। तो आप बोलोगे कि हाँ ठीक है, इस 200 रुपये से हम कुछ ऐसा करेंगे जिससे हम आपका 50-100 रुपये भी लौटा पाएँ 200 रुपये के साथ। तो इसको कहते हैं रीफाइनेंसिंग प्रोसेस, डेप्ट रीस्ट्रक्चरिंग। तो डेप्ट डिस्ट्रेस की बात कर रहे थे, ऐसा देश जिसने कर्ज लिया हो और उसे डेप्ट रीस्ट्रक्चरिंग की ज़रूरत आन पड़ी हो, उसे रीफाइनेंसिंग की ज़रूरत आ पड़ी हो, तो उसको कहते हैं डेप्ट स्ट्रेस। और डेप्ट रीस्ट्रक्चरिंग हमने आपको बता ही दिया कि रीफाइनेंसिंग प्रोसेस विद रीनिगोशिएशन विद लेंडर्स फॉर फेवरेबल एंड फ्लेक्सिबल टर्म्स टू सेव देमसेल्व्स फ्रॉम बैंकरप्सी। ओके, इसके बाद अगले कुछ टर्म्स आप देख लीजिए जरा सा। फिजिकल डेफिसिट। तो फिजिकल डेफिसिट क्या होता है? फिजिकल डेफिसिट का मतलब ये है कि किसी देश की सरकार, देखिए सरकार जो है उसकी आय भी होती है, मीन्स वसूली भी होती है, टैक्स मिलता है उसको, रेवेन्यू मिलता है, तो रेवेन्यू जनरेट भी करती दोनों ही तरीके से, डायरेक्ट टैक्सेस से, इनडायरेक्ट टैक्सेस से, इंपोर्ट पे टैक्स लगा के, एक्सपोर्ट पे टैक्स लगा के। बाकी किसी को अगर आपने कर्जा दे रखा है तो उससे आपको इंटरेस्ट पेमेंट होंगे। इसके अलावा जो है आपके किसी PSU में पैसा लगा है, अगर उससे बेनिफिट मिल रहा है आपको, तो उससे आपकी इनकम होगी। तो ऐसे कई तरह से सरकार की भी इनकम होती है, सरकार के भी आय के जो है स्रोत होते हैं। तो सरकार की आय के स्रोत से मीन सरकार की इनकम, और सरकार को करना क्या है, सरकार को खर्च करना है सोसाइटी के लिए, तो बजट बनाएगी। तो सरकार अपने बजट में क्या दिखाती है, अपनी इनकम और अपने एक्सपेंडिचर दोनों दिखाती है। तो अगर एक्सपेंडिचर ज़्यादा है और इनकम कम है, तो जितना एक्सपेंडिचर ज़्यादा है उसी को कहते हैं फिस्कल डेफिसिट। ठीक है, अब प्राइमरी डेफिसिट क्या है, प्राइमरी डेफिसिट को भी समझ लीजिए आप। प्राइमरी डेफिसिट में क्या होता है कि अगर आप किसी को कर्जा दे सकते हैं तो आप भी तो किसी से कर्जा लेंगे, अपने से बड़े देश से कर्जा लेना पड़ता है कभी कभी, तो ले लिया आपने, आपके ऊपर जो डेप्ट है, तो उस डेप्ट के बदले में आपको भी इंटरेस्ट पेमेंट तो करना पड़ेगा, ब्याज अदायगी करनी पड़ती है। तो आप जो ब्याज अदा करेंगे, अगर टोटल फिजिकल डेफिसिट में से वो ब्याज हटा दिया जाए तो बचे हुए डेफिसिट को कहते हैं प्राइमरी डेफिसिट। उसके बाद एक टर्म आप समझ लीजिए, डेप्ट रेशियो। देखिए डेप्ट रेशियो का मतलब क्या होता है कि कोई देश जो उधार लेता है, ठीक है, उधार जो है देश दो तरह से ले सकता है, इंटरनल भी ले सकता है, एक्सटर्नल भी ले सकता है। हम पहले ही बात कर चुके हैं इस पर। तो इंटरनली जो है क्या, मार्केट से बोरो कर सकता है, बैंकों से पैसा ले सकता है, सिक्योरिटीज़ के थ्रू RBI से पैसा ले सकता है। तो कई तरीके हैं गवर्नमेंट के पास पैसा लेने के, ठीक है। तो उसके ऊपर ये क्या होगा, जो है डेप्ट चढ़ता जाएगा, एक तरीके का पब्लिक डेप्ट है, अगर वो जो है इंटरनल मार्केट से बोरो करता है। यही काम वो एक्सटर्नल मार्केट से भी कर सकता है, किसी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से ले सकता है, जैसे वर्ल्ड बैंक से ले सकता है, IMF से ले सकता है, AIIB से ले सकता है, ADB से ले सकता है, ऐसे कई सारे इंस्टीट्यूशन, ब्रिक्स बैंक बना रखा है उससे ले सकता है, और या फिर किसी देश से ले सकता है पर्टिकुलर। तो ये जो है ये क्या हुआ, ये एक्सटर्नल डेप्ट हो गया कंट्री का। तो ऐसे इंटरनल और एक्सटर्नल डेप्ट दोनों को मिलाकर के पब्लिक डेप्ट बनता है किसी कंट्री के ऊपर, और इस पब्लिक डेप्ट को रिप्रेजेंट करते हैं GDP के रेशियो में। जैसे मान लीजिए कि 10 रुपये आपकी GDP है और 2 रुपये आपने कर्ज लिया हुआ है, तो हम ये कहेंगे कि 2% ऑफ GDP जो है वो डेप्ट रेशियो है किसी कंट्री का। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि अगर आपने 10 रुपये
आपकी जीडीपी है और 2 रुपये आपने जो है कहीं से मार्केट से बोरो कर रखा है, मान लीजिए 1 रुपये इंटरनल मार्केट से, 1 रुपये एक्सटर्नल मार्केट से, तो टोटल 2 रुपये जो है आपके ऊपर एक्सटर्नल डेब्ट, वो सॉरी पब्लिक डेब्ट है। तो इस पब्लिक डेब्ट को जब बोला जाएगा तो ये बोला जाएगा कि आपके ऊपर 2% ऑफ जीडीपी जो है वो पब्लिक डेब्ट है। ठीक है, शॉर्टकट में इसको बोलते हैं कि जो डेब्ट रेशियो है वो 2% है। वही जो है डेफिसिट रेशियो के साथ भी होता है कि जो फिस्कल डेफिसिट है उसको जब जीडीपी के टर्म्स में रिप्रेजेंट करेंगे तो बोलेंगे फिस्कल रेशियो है, और इनको जीडीपी के टर्म्स में ही रिप्रेजेंट ही किया जाता है, क्योंकि ज़्यादा काफ़ी देखिए जब अमाउंट बहुत ज़्यादा हो जिस चीज़ का तो उसको जो है जीडीपी के टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं तो उतना मतलब बुरा नहीं लगता है। जैसे मान लीजिए कि किसी देश के ऊपर अपनी जीडीपी का 90% कर्ज है तो कहेंगे 90% ऑफ जीडीपी जो है वो पब्लिक डेब्ट है। ठीक है, सुनने में अच्छा नहीं लग रहा होगा जानने के बाद, लेकिन कोई जैसे अनजान आदमी पढ़ेगा तो उसको तो अच्छा लगेगा ना, अगर उसने पॉजिटिव चीज़ समझी तो। इसके बाद आप अगला टर्म देख लीजिए, टैक्स रेशियो। तो टैक्स रेशियो भी सिमिलर वही है कि सरकार जो टैक्स गेन करती है, चाहे वो डायरेक्ट हो इनडायरेक्ट हो, जो भी रेवेन्यू है सरकार का, तो उस रेवेन्यू को जब जीडीपी के अनुपात में आप लिखेंगे तो उसको कहेंगे टैक्स रेशियो। जैसे भारत जो है वो लगभग 1.5 से 2% ऑफ जीडीपी जो है टैक्स रेशियो पाता है। ठीक है, तो भारत का जो टैक्स रेशियो है वो 1.5 to 2% है, अपनी जीडीपी का लगभग 2% तक जो है कर उगाही करने की स्थिति में धीरे धीरे आ रहा है। ठीक, उसके बाद बोरोइंग कॉस्ट समझ लीजिए आप। तो बोरोइंग कॉस्ट का मतलब क्या है, जब आप कुछ बोरो करेंगे, आपने मान लीजिए उधार लिया, पब्लिक डेब्ट आपके ऊपर जो कुछ भी है, तो आपके ऊपर जो डेब्ट है आप उसके बदले में ब्याज तो दोगे ना भैया, तो इंटरेस्ट पेमेंट जो ब्याज देंगे आप, वही जो है वो बोरोइंग कॉस्ट बोला जाता है। या इसके अलावा आपने कर्ज लेते समय कुछ और टर्म्स और कंडीशंस अपने ऊपर लाद लिए हैं, भाई निगोशिएशन होता है ना, कर्ज जब कोई देगा तो ऐसे फ्री में तो नहीं देगा, कुछ शर्तें भी लगा सकता है, तो अगर कोई शर्तें उसने लाद दी आपके ऊपर तो वो भी बोरोइंग कॉस्ट में आएंगी कि उधार लेने की कीमत ये चुकानी पड़ी है आपको। ठीक है ना, तो ये ज़रूरी नहीं कि बोरोइंग कॉस्ट जो है वो क्वांटिटी में ही हो। हालांकि इकोनॉमी के संदर्भ में आप जो भी शर्त आपके ऊपर लगाई जाएगी तो उसकी कॉस्ट आप निकाल तो सकते ही हैं, है ना। जैसे सपोज करिए कि आपसे कहा जाए कि ठीक है आप जो है हम आपको देते हैं 100 रुपये, लेकिन आपको बदले में हमें 5 दिन अपने घर का एक कमरा रहने के लिए देना पड़ेगा, तो इकोनॉमिक कॉस्ट तो उसकी निकाली जा सकती है ना। तो ऐसा नहीं कि जो शर्तें लगाई जाएंगी उसकी इकोनॉमिक कॉस्ट नहीं निकाल सकते, इकोनॉमिक कॉस्ट निकाल सकते हैं। तो बोरोइंग कॉस्ट में जो आपने उधार लिया है उस उधार की जो कीमत आपको चुकानी पड़ेगी, ब्याज प्लस अदर अगर और कोई शर्तें हैं तो वो बोरोइंग कॉस्ट बोला जाता है। उसके बाद कुछ टर्म्स जो हैं आप देखिए, जैसे SLR और CRR है। तो SLR को बोलते हैं स्टेचुरी लिक्विडिटी रेशियो, ये भी आर्टिकल में इस्तेमाल किया है, इसको आप समझ लीजिए कि हम लोग अभी इकोनॉमी के बारे में जब डिस्कस कर रहे थे तो हमने आपको बोला था कि RBI जो है वो मार्केट में मनी के फ्लो को रेगुलेट करता है, और मार्केट में मनी के फ्लो को रेगुलेट करने के लिए पकड़ता है बैंकों को, क्योंकि मार्केट में पैसे को सर्कुलेट करने का जो निचले स्तर पे काम है वो बैंक्स करती हैं। तो बैंकों को पकड़ के उनका गला दबा के पैसा रोकता है, और उनका गला दबाने के हथियार हैं उसके पास। तो वो ये जो SLR और CRR है ये एक तरह के हथियार ही हैं। देखिए बैंक के पास पैसा आता कहाँ से है, बैंक के पास डिमांड डिपॉजिट्स होते हैं, टाइम डिपॉजिट्स होते हैं, बैंक लोन देने का काम इन्हीं से करता है। RBI क्या करता है कि इनसे कहता है कि ऐसा है कि कुछ परसेंटेज तो जो, अब जैसे ये डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट है तो दोनों को मिला के हम लोग जो है डिमांड डिपॉजिट्स ही बोलते हैं, या लाइबिलिटी बोल दीजिए आप। ठीक है, तो बैंक की जो लाइबिलिटी है उस लाइबिलिटी के लिए बोलेंगे, RBI उससे बोलेगी कि भाई साहब आप जो आपकी टोटल लाइबिलिटी है उस लाइबिलिटी का 18%, या चलिए 20 ले लेते हैं कि 100 रुपये की मान लीजिए आपके पास टोटल जो है जमा है, तो 100 रुपये की जो आपकी लाइबिलिटी है आप इसका 20% जो है वो अपने पास रिजर्व रखिए। तो रिजर्व रखिए आप एसेट के फॉर्म में, और एसेट में आप क्या क्या रख सकते हैं, कैश रख सकते हैं, गोल्ड रख सकते हैं, या फिर आप किसी तरीके की सिक्योरिटी के तौर पर भी पैसा रख सकते हैं, मींस खरीद सकते हैं कोई सिक्योरिटी उसके बदले में गवर्नमेंट से, या फिर जो है RBI से, या किसी और तरीके की सिक्योरिटी जिसको ज़रूरत पड़ने पे आप तुरंत जो है पैसे में कन्वर्ट कर सकें। तो ये SLR इसलिए रखवाया जाता है बैंक से कि अगर कभी जो है पैसा घटा तो पैसा घटने की कंडीशन में आप तुरंत जो है उसको कैश में कन्वर्ट कर सकें, इसीलिए जो है इसको कहते हैं स्टेचुरी लिक्विडिटी रेशियो। ठीक है, तो ये तरलता अनुपात है, सांविधिक तरलता अनुपात हिंदी में बोलते हैं इसको।
तो अगर इमरजेंसी पड़ती है कैश की तो बैंक सबसे पहले यहाँ से जो है तुरंत इनको कैश में कन्वर्ट करेगा। नंबर 2, जो CRR है, कैश रिजर्व रेशियो बोलते हैं, ये भी जो है जो टोटल लायबिलिटी होती है बैंक की, यानी जो डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट है, जो टोटल अमाउंट होगा, तो टोटल लायबिलिटी के कुछ परसेंटेज को RBI के पास रखना पड़ता है बैंक को, तो उस हिस्से को कहते हैं कैश रिजर्व रेशियो। तो इस तरीके से आप देखोगे अगर कैश रिजर्व रेशियो मिला करके तो लगभग 30% पैसा तो टोटल जो लायबिलिटी होती है बैंक की वो किसी ने उस बना ही रहता है, कुछ RBI के पास और कुछ जो है वो खुद कॉमर्शियल बैंक के पास। ये ध्यान रखिएगा कि इसका कोई रेशियो अभी ऐसा फिक्स नहीं रहता। RBI जो है रेट अपने आप से बदल सकता है, चेंज कर सकता है, दोनों के ही रेट, SLR का भी और CRR का भी। CRR को हिंदी में बोलते हैं नकद आरक्षी अनुपात। ओके, तो इस तरीके से जो टर्म्स थे रिलेटेड वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। 2 चीज़ें और, जैसे इन्फ्लेशन के बारे में हम इकोनॉमी में आपको बता चुके हैं कि इन्फ्लेशन क्या होती है। कूल इन्फ्लेशन और समझ लीजिए कि कूल इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि अगर जो प्राइसेस हैं वो प्राइसेस इस तरह से मार्केट में बढ़ रहे हैं कि अगर आप जो है मार्केट में पैसे को इन्फ्यूज़ करो, पैसे को इनरोल कराओ या कोई डेवलपमेंट एक्टिविटी में इनरोल करो तो डिमांड और जनरेट होगी और इकोनॉमी जो है और ग्रो करेगी। तो ऐसी इन्फ्लेशन को बोलते हैं कूल इन्फ्लेशन, ठीक है। और एक इन्फ्लेशन है, एक वर्ड आता है टेमिंग इन्फ्लेशन। तो ये टेमिंग इन्फ्लेशन का मतलब ये है कि जो इन्फ्लेशन होती है मार्केट में उस इन्फ्लेशन को एक तरह से कूल इन्फ्लेशन बनाए रखना। तो कूल इन्फ्लेशन आप उसको कैसे बनाए रख सकते हैं, इसको इस जो इन्फ्लेशन को कूल करने की जो प्रक्रिया है उसको आप टेमिंग इन्फ्लेशन एक तरह से कह सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से ये टर्म्स थे। अब उसके बाद चलते हैं आज हम लोग अपने पहले आर्टिकल की तरफ कि ऑथर जो है इंडिया की इकोनॉमी के बारे में क्या बोलते हैं। देखिए, समझने की कोशिश करेंगे तो आप आर्टिकल समझ जाएंगे और इसको जो है थोड़ा आराम से समझिएगा। देखिए, एक बार की बात है, इकोनॉमी का सिस्टम एक बार अगर दिमाग में उतर गया तो फिर उसके बाद आगे आप कुछ भी पढ़ेंगे आपके लिए हमेशा सहूलियत ही बनी रहेगी। तो इस आर्टिकल को लेकर के परेशान नहीं होना है क्योंकि इसमें जो है कुछ आंकड़े इस्तेमाल किए हैं ऑथर ने, ठीक है। क्योंकि ऑथर जो हैं वो पहले तो 14th फाइनेंस कमीशन में फॉर्मर मेंबर रहे हैं और इस समय कोई कंपनी है ब्रिकवर्क रेटिंग्स करके, तो उसमें जो है चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं, तो इन्हें काफ़ी जानकारी है। तो इस वजह से इन्होंने काफ़ी आंकड़ों के साथ में ये आर्टिकल लिखा है। फिलहाल हम आपको पहले ही बता देते हैं कि आंकड़े जो इस्तेमाल होंगे वो आंकड़े हैं कौन से। हमने टर्म्स आपके साथ पहले ही डिस्कस कर लिए हैं। तो इन्होंने जो आंकड़े इस्तेमाल किए हैं उसमें पहला आंकड़ा है डेप्ट रेशियो का, मीन्स पब्लिक डेप्ट। तो जो डेप्ट रेशियो है कंट्री के ऊपर, इंडिया के ऊपर, उसके आंकड़े इस्तेमाल किए हैं। दूसरा फिस्कल रेशियो, यानी जो फिस्कल डेफिसिट है उसके आंकड़े इस्तेमाल किए हैं। इसके अलावा इन्होंने फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन के कुछ आंकड़े इस्तेमाल किए हैं। तो इन 3 चीज़ों के आंकड़े इस्तेमाल किए हैं, डेप्ट रेशियो, फिस्कल रेशियो और फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन। और एक जगह पे इन्होंने प्राइमरी डेफिसिट, इसके आंकड़े को इस्तेमाल किया है। तो अब थोड़ा सा इसको हम आपको पहले ही बता देते हैं ताकि बाद में आपको जो है प्रॉब्लम ना हो। आप देखिए कि जो फाइनेंस कमीशन है, जो 14वां फाइनेंस कमीशन था, 14वें फाइनेंस कमीशन ने गवर्नमेंट को ये रिकमेंड किया था कि आप 2019-20 तक जो डेप्ट रेशियो है उसको 58.2% ले आइए और जो फिस्कल रेशियो है उसको 36.3% तक लेकर के आइए 2019-20 तक। और साथ में स्टेट्स के लिए बोला था कि जो राज्य हैं भारत के, उनको अपने फिस्कल रेशियो को 22% तक लेकर के आना है। अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि डेप्ट रेशियो को उसने फाइनेंस कमीशन ने बोला था कि 14वें फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन है ये कि डेप्ट रेशियो को आप जो है 58.2% तक लेकर के आइए 2019-20 तक, और जो फिस्कल रेशियो है उसको 36.3% लेकर के आइए, और जो स्टेट्स हैं उनके फिस्कल रेशियो को 22% तक लेकर के आइए। बाकी के इन्होंने जो आंकड़े इस्तेमाल किए हैं उनको भी आप समझ लीजिए कि 2020-21 के दौरान डेप्ट रेशियो भारत का 89.6% था और फिस्कल रेशियो जो है वो 13.3% था। आप देख रहे होंगे फिस्कल रेशियो बहुत कम है और डेप्ट रेशियो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। डेप्ट जो है गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा लेती है ना, बाहर से भी ले रखा है, इंटरनली भी ले रखा है। तो 2020-21 में डेप्ट रेशियो भारत का 89.6% था और फिस्कल रेशियो जो है वो 13.3% था, जबकि 2022-23 में यही डेप्ट रेशियो घट करके
85.7% है इस समय, और फिस्कल रेशियो जो है वो 8.9% है। हालांकि ये आंकड़े आपसे कभी कहीं पूछे नहीं जाएंगे, तो इसके लिए आपको बिल्कुल किसी भी तरीके से परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अभी फिलहाल आंकड़ों को इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि आर्टिकल को समझना ज़रूरी है। कॉन्सेप्ट जो भी है वो कॉन्सेप्ट तो आपको समझना ही पड़ेगा। तो ऑथर यहीं से शुरुआत करते हैं, बोलते हैं कि भारत का जो फिस्कल डेफिसिट और पब्लिक डेब्ट है ये दोनों ही इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि एक चिंता की बात बन गई है। और अगर कोविड के पहले की बात करें तो कोविड के पहले भी जो उभरती अर्थव्यवस्थाएं थी उन सभी अर्थव्यवस्थाओं में भारत का जो पब्लिक डेब्ट और फिस्कल डेब्ट का रेशियो था ये बहुत ज़्यादा था। मींस फिस्कल डेफिसिट जो है वो था 13.3% ऑफ जीडीपी, और जो पब्लिक डेब्ट था वो 89.6% ऑफ जीडीपी था। ठीक है, फिस्कल डेफिसिट 13.3% ऑफ जीडीपी और पब्लिक डेब्ट जो है वो 89.6% ऑफ जीडीपी था। ये कहते हैं, जो कि जब पेंडेमिक की रिकवरी हो गई तो पेंडेमिक की रिकवरी होने के बाद फिस्कल डेफिसिट जो है 8.9% पर आ गया, और जो पब्लिक डेब्ट है वो 85.7% पर आ गया। मींस आफ्टर पेंडेमिक रिकवरी। तो पहला डाटा इन्होंने ये इस्तेमाल किया। उसके बाद फिर ये कहते हैं कि अब चूंकि आगे जो है चुनाव आने वाले हैं तो चुनाव में जो है इलेक्टोरल बजट भी देना। भाई चुनाव भी तो आयोजित कराएगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, तो कहाँ से जाएगा, वो तो सब बजट से ही जाएगा ना। तो अब जब चुनाव के लिए भी अभी पैसा खर्च करना है तो कहते हैं कि डेब्ट रेशियो जो है वो अभी और बढ़ने की आशंका है। और जब ऐसे इस सिनेरियो में कुछ सवाल उठते हैं, और वो सवाल क्या है, तो वो सवाल हैं, और वो सवाल कब तक रहेंगे, वो तब तक रहेंगे जब तक कि गवर्नमेंट जो है टारगेट इंटरवेंशंस नहीं करती है इकोनॉमी में। मींस लक्षित रूप से जो है कोई ना कोई हस्तक्षेप अर्थव्यवस्था में करना ही पड़ेगा, ताकि जो डेब्ट का बर्डन है, जो कर्ज का बोझ है सरकार के ऊपर, उसको कम किया जा सके। आगे बोलते हैं कि जो डेब्ट डायनेमिक इक्वेशन है, तो डेब्ट डायनेमिक इक्वेशन में अगर आप देखें, डेब्ट डायनेमिक इक्वेशन का मतलब यह कि कर्जा जो है वो कैसे अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है। ठीक है, तो कहते हैं कि अगर मान लीजिए कि प्राइमरी डेफिसिट जो है नहीं है अर्थव्यवस्था में, प्राइमरी डेफिसिट मतलब फिस्कल डेफिसिट से इंटरेस्ट पेमेंट हटा देंगे, ठीक है ना। तो कहते हैं कि अगर प्राइमरी डेफिसिट मान लीजिए कि नहीं है अर्थव्यवस्था में, दूसरा जो ग्रोथ रेट है जीडीपी का वो भी इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट के साथ में बढ़े। और इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट के लिए कहते हैं कि जैसे गवर्नमेंट ने जो बॉन्ड खरीद मतलब बेच रखे हैं तो उन बॉन्ड पे भी तो इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा जिन्होंने खरीदे होंगे बॉन्ड उनको। तो कहती है, ये ऑथर कहते हैं कि जो बॉन्ड को लेकर के पेमेंट करना पड़ेगा इंटरेस्ट रेट का सरकार को, कम से कम उससे तो ज़्यादा हो ही इंटरेस्ट रेट। मीन्स कुल मिला के ये है कि इंटरेस्ट रेट को जो है जो गवर्नमेंट बॉन्ड बेचेगी उन पे थोड़ा सा लो रखना पड़ेगा, लो रखे। उसके बाद कहते हैं कि आरबीआई भी मान लीजिए एसएलआर जो है 18% रखे, और ओपन मार्केट ऑपरेशंस के थ्रू जो है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए अपनी जो भी उसके टूल्स हैं उनका इस्तेमाल कर ले। तो इसके बावजूद भी कहते हैं कि तब जो है डेब्ट जो है वो डिक्लाइन हो सकता है, जो कर्जा है भारत के ऊपर वो डिक्लाइन हो सकता है। और ये जो मूल्यांकन कर रहे हैं अर्थव्यवस्था का, ये मीडियम टर्म में कर रहे हैं, ये बात याद रखिएगा। मीडियम टर्म में किसी अर्थव्यवस्था का मूल्यांकन करने का मतलब क्या है, देखिए किसी अर्थव्यवस्था का मूल्यांकन जो है वो 3 तरीके से किया जा सकता है, शॉर्ट टर्म में, मीडियम टर्म में और लॉन्ग टर्म में। तो ये इसकी कोई एकदम फिक्स परिभाषा नहीं है, पर फिर भी ये देखिए कि शॉर्ट टर्म का मतलब है 2 साल से कम समय में के लिए अगर मूल्यांकन किया जाए तो उसको कहते हैं शॉर्ट टर्म इवैल्यूएशन ऑफ इकोनॉमी। इसके बाद अगर 2 से 5 साल के बीच तक के लिए इवैल्यूएशन किया जाए किसी इकोनॉमी का तो उसको कहते हैं मीडियम टर्म इवैल्यूएशन ऑफ द इकोनॉमी। और ये मीडियम टर्म इवैल्यूएशन में आप देखेंगे तो कहीं कहीं 10 साल तक की भी लिमिट आपको मिल जाएगी कि 2 साल से 10 साल तक के बीच के लिए इवैल्यूएशन किया जाए। लेकिन यहाँ राइटर जिस तरीके से 1-1, 2-2 साल का इवैल्यूएशन दिखा रहे हैं तो उससे ये जो है 10 साल के हिसाब से तो नहीं बोल रहे होंगे, 5 ही साल के हिसाब से कर रहे होंगे इवैल्यूएशन। लॉन्ग टर्म का मतलब क्या होता है कि 5 या 10 साल से अधिक के समय के लिए जो लंबे दीर्घकालीन तरीके से अर्थव्यवस्था का मूल्यांकन किया जाता है तो उसको कहते हैं लॉन्ग टर्म। तो ये आर्टिकल जो है, ये ऑथर जो है वो मीडियम टर्म में यानी 5 साल मीन्स 2 से 5 साल या 2 से 10 साल के बीच के समय के लिए जो है अर्थव्यवस्था का मूल्यांकन कर रहे हैं, ये चीज़ ध्यान रखनी है।
तो कह रहे हैं कि डेप्ट डिक्लाइन होगा और इस तरीके से डेप्ट जो है वो सस्टेनेबल बना रहेगा। अब आप समझ गए होंगे ना, सस्टेनेबल बना रहेगा मतलब कि भारत जो है अपना कर्ज चुकाने की स्थिति में रहेगा मीडियम टर्म्स में, ठीक है। इसके बाद कहते हैं कि इसके बाद भी जो हाई डेफिसिट्स और डेब्ट्स बचेंगे। देखिए, डेप्ट डिक्लाइन होगा इसका मतलब ये नहीं कि खत्म हो जाएगा। फिर ऑथर कहते हैं कि इसके बाद भी जो डेप्ट और डेफिसिट जो बचा रहेगा सरकार के ऊपर, तो उसका जो इंटरेस्ट पेमेंट करना होगा, वो इंटरेस्ट पेमेंट मतलब कहते हैं कि जो डेफिसिट और डेप्ट है जो बचा रहेगा उसको भी आगे लेकर के चलना इतना हल्का नहीं होगा भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए। क्योंकि तब इतना डेप्ट डिक्लाइन रेट के बाद भी जो इंटरेस्ट पेमेंट होगा वो काफ़ी इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा कि 5% ऑफ जीडीपी या फिर 25% ऑफ रिवेन्यू रिसीव्ड, जो रिवेन्यू प्राप्त होगा या फिर जो टोटल जीडीपी है उसका 5% या टोटल जो रिवेन्यू रिसीट होंगी उन रिसीट का 25% जो है वो इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा। और ये जो पेमेंट करना पड़ेगा इंटरेस्ट के तौर पे, कहते हैं कि अगर एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर दोनों को मिला करके सरकार के बजट का खर्चा देख लें तो उससे भी ज़्यादा पड़ता है ये इंटरेस्ट पेमेंट। उसके बाद कहते हैं कि अगर मानिए कि पेमेंट कर भी देती है सरकार, तो ऐसे में जहां खर्च करने की ज़रूरत है बजट जब बनाया जाता है तो मच नीडेड एक्सपेंडिचर जो है वो मच नीडेड एक्सपेंडिचर घट जाएंगे। जैसे फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है सरकार को, ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, ग्रीन ट्रांजिशन के लिए इन्वेस्टमेंट इस समय करना है ना, क्योंकि एनर्जी ट्रांजिशन के मॉडल को सारे देश अपना रहे हैं। ऐसे ही करके और भी जो है प्रायोरिटी हो सकती हैं जहाँ पे गवर्नमेंट को इन्वेस्ट करना होता है। तो जब इंटरेस्ट पेमेंट कर देगी सरकार तो उसके पास जो है इतना पैसा बचेगा ही नहीं कि जितना जिस सेक्टर में एलोकेट करना चाहिए बजट उतना एलोकेट कर पाए। दूसरा इशू क्या है, कहते हैं यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कि जो हाई डेफिसिट्स हैं और जो डेप्ट बचेगा उसको भी ढोना आगे आसान नहीं होगा। दूसरा कारण उसका बताते हैं कि जो स्टेट डेप्ट है उसमें जो है 4 स्टेट्स का एग्जाम्पल देते हैं, पंजाब, केरल, राजस्थान और वेस्ट बंगाल। तो कहते हैं कि जो पंजाब, केरल, राजस्थान और वेस्ट बंगाल हैं इनके ऊपर खुद बहुत डेप्ट है, पब्लिक डेप्ट। कितना है तो पंजाब में देखिए आप 48.9% है, पश्चिम बंगाल के ऊपर 37.6% है, राजस्थान के ऊपर 35.4% ऑफ जीएसडीपी। जीएसडीपी मतलब समझ रहे होंगे ना, जो स्टेट की जीडीपी होती है उसको जीएसडीपी बोलते हैं, ठीक है, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। कंफ्यूज मत होइएगा, जैसे देश की जीडीपी है वैसे ही स्टेट की जीडीपी जीएसडीपी होती है, ठीक है। तो पंजाब के ऊपर 48.9% कर्ज है, पश्चिम बंगाल के ऊपर 37.6% ऑफ जीएसडीपी कर्ज है, राजस्थान के ऊपर 35.4% जीएसडीपी कर्ज है, केरल के ऊपर 33% ऑफ जीएसडीपी कर्ज है। देख लीजिएगा एक बार ध्यान से, है ना, क्योंकि कभी कभी अरेंज करने को आ जाते हैं ऐसे एक आध दो क्वेश्चन, तो कभी हो सकता है आपको मिल जाए, तो कुछ एक आध दो स्टेट मान लीजिए आपको मिल ही जाए, मौका एडजस्ट हो जाए। तो उसके बाद कहते हैं कि स्टेट डेप्ट की वजह से जो साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी है, मींस देखिए जो देश विकास कर रहा होता है, जैसे आपने बजट के बारे में अगर कभी पढ़ा होगा तो आपको ये बात पता होगी कि जो विकासशील देश होते हैं उनका जो बजट है, मींस हकीकत तो ये है कि ऐसा शायद ही कोई देश होगा जिसका बजट जो है घाटे में ना जाता हो। अगर आप आर्थिक गतिविधियां आप अपने यहाँ विकसित कर रहे हैं तो आपका बजट जो है वो मैक्सिमम घाटे में ही जाने के चांसेस होते हैं। और घाटे का बजट अगर सरकार बना रही है तो इसका मतलब ये है कि विकास की ओर जो है अर्थव्यवस्था अग्रसर है। हालांकि ये जरूरी नहीं कि हर देश का बजट घाटे में ही जाए, बजटिंग के भी अपने अलग अलग प्रोविज़न होते हैं, कई तरह के बजट होते हैं, ये बात याद रखिएगा, आप खुद से एक बार देख लीजिएगा, बाकी हम लोग को कभी मौका आएगा तो डिस्कस करेंगे। तो जो साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी है, मींस लगातार जो घाटे पे घाटा हर बजट में होता रहता है, इसको भी काउंटर करना इतना आसान नहीं होगा। और साथ ही साथ में अर्थव्यवस्था के लिए अगर कहीं एक झटका और लग गया, जैसे कोविड-19 का आया तो कोविड-19 में लॉकडाउन हुआ और पूरी अर्थव्यवस्था जो है पूरी हिल डुल गई, तो ऐसे में अगर जो है दोबारा फिर कोई झटका लग गया, जो हालात हैं इस समय, तो फिर जो है अर्थव्यवस्था सहन नहीं कर पाएगी दोबारा अब दूसरा झटका। उसके बाद कहते हैं कि अगर डेप्ट मार्केट की बात करें तो डेप्ट मार्केट से देखिए, अब जैसे मान लिया हाई डेफिसिट हैं और हाई डेफिसिट के साथ में पब्लिक डेप्ट भी ज़्यादा है, तो डील करने का रास्ता देख रहे हैं, ठीक है ना, कि स्टेट तो कर्जे में है ही, तो ऐसा तो है नहीं कि स्टेट सपोर्ट कर पाएंगे, खुद ही जो है डूबे चले जा रहे हैं। उसके बाद साइक्लिकल डेवलपमेंट करना है तो फिस्कल पॉलिसी में फिस्कल डेफिसिट तो कुछ ना कुछ होना ही होना है। झटका झेलने की हालत में अर्थव्यवस्था है नहीं,
तो अगर झटके से अपने आप को बचाने की स्थिति में थोड़ा सा रखना है तो रास्ता हम जब तलाशेंगे तो कहाँ रास्ता मिलेगा? तो कहते हैं कि एक रास्ता जो है ये हो सकता है कि हम दोबारा से कर्ज उठा लें बाजार से। तो डेब्ट मार्केट की अगर बात करते हैं तो कहते हैं कि अगर हम दोबारा बाजार से मान लो इंटरनल मार्केट से कर्ज उठाते हैं तो कमर्शियल बैंक से कर्ज ले सकते हैं या फिर इंश्योरेंस कंपनी से कर्ज ले सकते हैं, क्योंकि यही जो है हमें अपनी नेट डिमांड लायबिलिटी का पैसा दे सकते हैं। ओ सॉरी, तो ये जो है मतलब एसएलआर के थ्रू जो है एक तरीके से इनके हम जो है मतलब कर्ज ले सकती है सरकार। तो सरकार जो है कर्ज अगर मान लीजिए ले लेती है, फिर उसके बाद कहते हैं कि नेट डिमांड और लायबिलिटी जो है वो सीआरआर और एसएलआर जो है वो पहले ही जो है आरबीआई ने लगा रखा है। एसएलआर 18%, सीआरआर 4.5%, 4.5%। तो इतना पैसा ऑलरेडी जो है वो एंगेज करा रखा है बैंकों का। रहा बचा पैसा जो है सरकार कर्जे में ले लेगी। उसके बाद कहते हैं कि अब बचे पैसे में 40% जो मतलब लोन देना होता है बैंकों को, वो 40% लोन जो है प्रायोरिटी सेक्टर्स को दिया जाएगा, है ना। तो जब कमर्शियल बैंक 40% प्रायोरिटी सेक्टर्स में दे देंगे, जो फिक्स है कि 40% लो, जैसे अगर बैंकों के लिए फिक्स कर दिया जाता है कि अगर आप 100 रुपये लोन दे रहे हैं तो 40 रुपये आप जो है एग्रीकल्चर सेक्टर में देंगे, एमएसएमई सेक्टर में देंगे, तो फिर उन्हें जो है ये फिक्स हो जाता है। मीन्स बाकी लोगों को फिर वो 60 रुपये में ही बंटवारा करेंगे, ठीक है ना। तो वही ऑथर कह रहे हैं कि 40% क्रेडिट का प्रोविजन तो वैसे ही प्रायोरिटी सेक्टर के लिए है। सरकार कर्जा ले लेगी, कुछ पैसा सीआरआर में रखा है, कुछ पैसा एसएलआर में रखा है। फिर उसके बाद कहते हैं कि तो फिर अब सवाल ये उठता है कि जब प्राइवेट मैन्युफैक्चरर हैं उन्हें जब लोन की ज़रूरत पड़ेगी, जब बैंक के पास पैसा ही नहीं बचेगा तो वो लोन लेने कहाँ जाएंगे? और जब वो लोन लेने नहीं जाएंगे, मतलब जब उन्हें लोन नहीं मिलेगा, और साथ ही साथ में क्या होगा कि सरकार ने चूंकि इतना पैसा मार्केट से उधार ले लिया है तो डेब्ट डेफिसिट और बढ़ जाएगा। जो डेब्ट रेशियो है और डेफिसिट रेशियो है, ये दोनों रेशियो और बढ़ जाएंगे। तो इस कंडीशन में होगा क्या कि जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं वो क्या करेंगी? क्रेडिट रेटिंग गिरा देंगी, और साथ ही साथ में प्राइवेट मैन्युफैक्चरर को पैसा बिल्कुल मार्केट से, इंटरनल मार्केट से मिलेगा ही नहीं। फिर कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, तो इसका मतलब ये है कि हम इंटरनल मार्केट से छोड़ देते हैं, कर्जा नहीं उठाते हैं ताकि प्राइवेट सेक्टर को प्रॉब्लम ना हो। तो फिर हम ऐसा करते हैं कि एक्सटर्नल मार्केट से यानी बाहर से पैसा उधार ले लेते हैं। अब कहते हैं अगर मान लो कि हमने बाहर से पैसा उधार ले लिया तब क्या होगा? तो कहते हैं कि पैसा उधार ले लीजिए कोई बात नहीं, लेकिन बोरोइंग की कॉस्ट भी तो है। तो बोरोइंग की कॉस्ट का मतलब इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा, और डेब्ट रेशियो और फिस्कल रेशियो दोनों और बढ़ते ही जा रहे हैं भाई। आप जितना पब्लिक डेब्ट लेते जाएंगे तो फिस्कल डेफिसिट बढ़ाते जाएंगे, है ना भाई। डेब्ट लेने की कंडीशन क्यों आ रही? क्योंकि फिस्कल डेफिसिट है, तो फिस्कल डेफिसिट तो बढ़ ही रहा है, साथ ही साथ में डेब्ट रेशियो भी बढ़ रहा है। तो कहते हैं कि आज अगर आपने एक्सटर्नल बोरोइंग कर लेते हैं, तो आज अगर आपने एक्सटर्नल बोरोइंग की, बाहर मार्केट से पैसा उठाया, तो आज की जो बोरोइंग है वो कल का टैक्सिंग होगा, ठीक है। मतलब उनके कहने का ये है कि चुकाना तो है ही ना, तो आज आप ले लो जितना आपको लेना है। पिछली सरकारों ने जो लिया वो आज की पीढ़ी जो है चुका रही है, क्योंकि भाई सरकार जो है कोई अलग से खुद तो कमा नहीं रही है, जनता का पैसा है। जनता जो है टैक्स देती है, उस टैक्स का पैसा होता है गवर्नमेंट के पास, और गवर्नमेंट उससे क्या करेगी? बस ब्याज पे ब्याज चुकाएगी अपने कर्जे का। तो ये जनता का पैसा लगना चाहिए जनता के विकास में, विकास की गतिविधियों में लगना चाहिए, देश को मजबूत बनाने के लिए लगना चाहिए। लगेगा कहाँ? इंटरेस्ट पेमेंट करने में, और लोन का लोन चढ़ा ही रहेगा जब केवल इंटरेस्ट पेमेंट ही आप करेंगे। तो कहते हैं कि इसका मतलब ये है कि अगर आपने एक्सटर्नल मार्केट से बोरो किया तो नेक्स्ट जनरेशन के ऊपर जो है इसका बोझ पड़ेगा। अब उसके बाद आगे कहते हैं कि चलिए आगे और सिनेरियो देख लेते हैं जरा क्या है। कम पीछे इनको जो है क्या रिकमेंडेशंस दी गई थी सरकार को, इन्होंने क्या किया, जरा इनका मूल्यांकन कर लेते हैं। तो कहते हैं कि 14वें फाइनेंस कमीशन ने इनको बोला था कि 2019-20 में डेब्ट रेशियो आप अपना जो है 58.2% रखिए, और डेफिसिट रेशियो जो है उसको 36.3% लेकर के आइए। 2015-16 में भारत सरकार का जो डेफिसिट रेशियो था वो 43.6% था। देखिए ऐसा है, ये जो डाटा है ये इतना बेकार भी नहीं है। यूपीएससी ने एक बार डायरेक्ट फाइनेंस कमीशन की जो रिकमेंडेशन थी उस रिकमेंडेशन को स्टेटमेंट में दे के बिल्कुल डायरेक्ट ऐसे ही परसेंटेज सहित पूछ लिया था, ठीक है ना। तो इसको आप एकदम बेकार डाटा ही मत समझिए, क्योंकि ये जो है किसी इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा मोटा मोटा डाटा है ना भाई। डेब्ट टू
डेप्ट रेशियो और फिस्कल रेशियो ये कोई बहुत बड़ा डाटा नहीं है, मतलब इंपॉर्टेंट डाटा है, इतना कम से कम एटलीस्ट आप देख लीजिएगा फिर से, है ना। आप जब एग्जाम देने आए तो उसके पहले एक बार अपना चेक कर सकते हैं इसको कि जो है भारत के ऊपर इस समय क्या डेप्ट रेशियो है, क्या जो है फिस्कल रेशियो है। अगर फाइनेंस कमीशन अभी आसपास में कोई है तो उस फाइनेंस कमीशन की क्या रिकमेंडेशन है गवर्नमेंट के लिए, तो ये सारी चीज़ें देख लीजिएगा एक बार, ठीक है ना। तो कुल मिला के अच्छा, मेंस आप अगर देने जा रहे हो तो मेंस में भी आप जो आंसर राइटिंग को अपने जो है और ज़्यादा अच्छा बना सकते हो। कम से कम एटलीस्ट आप जब इस तरीके के अर्थव्यवस्था में आप फैक्ट डालोगे तो ऑथेंटिक फैक्ट जब आप डालोगे तो आपको समझ में आएगा ना कि अर्थव्यवस्था की कितनी समझ है आपको। तो कहते हैं कि 2019-20 के लिए 14वें फाइनेंस कमीशन ने सरकार को कहा था कि आप अपना डेप्ट रेशियो जो है उसको 58.2% रखिए और जो डेफिसिट रेशियो है उसको आप रखिए 36.3%, जो कि 2015-16 में था 43.6%। और स्टेट के लिए बोला था कि इन लोगों से कहिए कि ये अपना जो डेप्ट परसेंटेज है वो मतलब जो डेप्ट रेशियो है उस डेफिसिट रेशियो है, अपने डेफिसिट रेशियो को 22% लेकर के आएँ, ठीक है। बाकी आप एक चीज़ देखिए बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कि डेफिसिट रेशियो जो है वो काफ़ी कम होगा और डेप्ट रेशियो इस समय बहुत ज़्यादा है। पहले जो है थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता था पहचानने में, अब तो जो है कोई तुरंत ही पहचान लेगा, ठीक है। अब उसके बाद कहते हैं कि अब समझो रिकमेंडेशन को जो दी गई थी सरकार को, रिकमेंडेशन सरकार ने इनका क्या किया, तो कहते हैं कि पेंडेमिक तो चलो अभी आई है, अब जो है ये पहुँच गए जो 85% इस समय चल रहा है डेप्ट रेशियो, कोई बात नहीं, पेंडेमिक का बहाना हो गया। लेकिन पेंडेमिक के पहले सरकार ने क्या कर रखा था, पेंडेमिक के पहले कहते हैं कि 2019-20 में पेंडेमिक के पहले ही जो डेप्ट रेशियो था वो 74.3% था। तो आफ्टर पेंडेमिक 2020-21 में 89.7% हो गया। ये कोई बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं हुआ। मीन्स ऐसा नहीं है कि कोई 40-50% पे डेप्ट रेशियो में थे आप और एकदम से पेंडेमिक आ गई उसकी वजह से 90 पे पहुंच गया, ऐसा नहीं है। पेंडेमिक के जस्ट पहले जो है आप 75% के आसपास थे ही, 75% से आप जो है 90% तक पहुंच गए। उसके बाद कहते हैं कि फिर जब पेंडेमिक खत्म हुई तो उसके बाद जो नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ है वो 18.5% की रही 2021-22 के लिए, लेकिन उसके बाद भी जो डेप्ट रेशियो है वो 89.7% से घट करके 85.7% तक हो पाया है। और अगर देखा जाए तो आज की डेट में हर भारतीय के ऊपर 1,64,000 रुपये का कर्ज है। मीन्स कहते हैं कि जो प्राइमरी डेफिसिट की अगर बात करें कि इंटरेस्ट पेमेंट को अगर हटा भी देते हैं तो प्राइमरी डेफिसिट जो है वो 2022-23 में 3.7% ऑफ जीडीपी है और 2023-24 में मान लीजिए कि 3% ऑफ जीडीपी भी रहता है तो भी हमें जो है हाई फिस्कल डेफिसिट से जूझना ही पड़ेगा। उसके बाद कहते हैं कि इस कंडीशन में कुछ बड़े ही इंपॉर्टेंट क्रिटिकल इशू निकल, मीन्स ये इशू जो है ये क्रिटिकल इंपॉर्टेंस का है। कहते हैं कि ये इशू जो है वो क्रिटिकल इंपॉर्टेंस का है। हालांकि कुछ, अब क्रिटिकल इंपॉर्टेंस का क्यों है, क्योंकि इसमें डिमांड है इस बात की कि फिस्कल कंसोलिडेशन मींस जो फिस्कल डेफिसिट है उसको तेज़ी से किसी न किसी तरीके से ऐसी पॉलिसी अपनाई जाए कि इसको घटाया जाए। कहते हैं कि यद्यपि मान लीजिए कि जीएसटी के 6 साल पूरे हो गए और जीएसटी जो है वो स्टेबलाइज्ड हो गया है, टैक्सेशन मींस इनकम टैक्स और जीएसटी का जो स्ट्रक्चर है, जो डाटा है उसको इंटीग्रेटेड कर दिया गया है, जीएसटी जो है वो लगातार अच्छी ग्रोथ दिखा रहा है, टेक्नोलॉजिकल लेवल पर भी जो है सारे डाटा को वेल एस्टैब्लिश्ड कर दिया गया है। मतलब ओवरऑल कह सकते हैं कि जो टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन है वो इम्प्रूव हुआ है और साथ में जो नियमों के साथ में कंप्लाइंस है अर्थव्यवस्था की, तो नियमों के साथ कंप्लाइंस भी अर्थव्यवस्था की पहले से बेहतर हुई है। और टैक्स जीडीपी रेशियो जो है वो लगभग 1.5 से 2% ऑफ जीडीपी है, मींस 1.5 से 2% ऑफ जीडीपी सरकार जो है वो इस समय पा रही है। तो ओवरऑल कहते हैं कि उम्मीद है इस बात की कि मीडियम टर्म में, मतलब अगले 2 से 5 साल में या 2 से 10 साल में हाई रिवेन्यू रिसीट रहेंगे सरकार के, मीन्स सरकार की अच्छी जो है धन उगाही, कर उगाही होगी। अब सजेशन देते हैं कुछ, कहते हैं वास्तव में देखिए इसको एड्रेस करना है अगर तो सरकार के लिए समय है दोबारा से इन चीज़ों के बारे में सोचने का। और क्या क्या सोचना है कि जो पीएसयू अगर आप कोई घाटे में चला रहे हैं, देखिए डिसइन्वेस्टमेंट को लेकर के सोसाइटी में काफ़ी ज़्यादा बातें होती, सरकार के लिए बोलते हैं कि सब बेचे दे रहे, सब बेचे दे रहे, सब बेच दिया देश बेच दिया। सवाल ये कि जब इतना ज़्यादा पब्लिक डेप्ट है और आप कोई ऐसा पीएसयू चला रहे हो जिसकी वजह से लगातार सरकार को घाटे पे घाटा हो रहा है, फ़ायदा दे ही नहीं रहा है पीएसयू, तो फिर बोला जाता है ना कि सरकार के लिए नो बिजनेस इन बिजनेस, बिजनेस में फिर सरकार का कोई काम नहीं है। तो सरकार अगर बिजनेस कर रही है और घाटे में चल रहा है बिजनेस, तो ऐसा बिजनेस चलाने की ज़रूरत क्या भाई, जनता के पैसे से घाटे में बिजनेस चला रहे हो आप और उसी का घाटा पूरा करने में लगे हुए। तो हम जिंदगी और यही करते रहेंगे टैक्स दे दे के कि हम टैक्स देते रहें और तुम जो है पीएसयू का घाटा पूरा करते रहो।
ठीक, मतलब एक बात बता रहे हैं आपको, इसको इसके लिए मतलब ये नहीं कि सरकार के लिए नीड में, ये एक पॉइंट है, ठीक, एक लॉजिक है, ठीक है। तो पीएसयू सजेशन देते हैं ऑथर की जो पीएसयू अगर कोई घाटे में चला रहे हैं, आप कोई लॉस में, डेफिसिट में चला रहे हैं, सबसे पहले तो सरकार को इससे डिसइन्वेस्टमेंट कर देना चाहिए, ठीक है। दूसरा कहते हैं कि स्टेट को समझाएं कि अगर कोई स्टेट जो है, जैसे उदाहरण भी दिया इन्होंने बीएसएनएल का, कि बीएसएनएल जो है पूरे तरह से घाटे में चल रहा है, लेकिन जबरदस्ती काहे चला रहे हो आप इसको, मत चलाओ ना भाई जब घाटा ही पूरा करना पड़ रहा है। फिर उसके बाद दूसरा सजेशन देते हैं कि स्टेट्स को समझाए कि ओल्ड पेंशन स्कीम की तरफ वापस ना जाए, क्योंकि ओल्ड पेंशन स्कीम में जो है ज़्यादा पेमेंट करना पड़ता होगा। ये ऑथर के सजेशन है, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। तो ओल्ड पेंशन स्कीम पर स्टेट्स ना लौटें। तीसरा सजेशन देते हैं कि देखिए रीडिस्ट्रीब्यूशन जो है, जैसे मान लीजिए जो रिवेन्यू आया सरकार के पास, तो ये तो भाई फाइनेंस कमीशन वैसे भी बताता ही है ना कि आपको इतना % जो है देना पड़ेगा राज्यों को। फिर राज्यों में भी बंटवारा करता है, तो किसी की जनसंख्या तरह तरह के कई पैरामीटर्स रखता है, उन पैरामीटर्स के आधार पर संसाधनों का जो राजस्व है उसका बंटवारा तय करता है। तो कहते हैं कि रीडिस्ट्रीब्यूशन जो है रिवेन्यू का, ये तो लेजिटिमेट है, संसाधनों का जो बंटवारा है, पुनर्विभाजन है, ये लेजिटिमेट है, मीन्स नियमों के अनुरूप होता है। लेकिन आप फिर भी जो है ये सब्सिडी दे देते हो जो अलग अलग तरीके से प्रोडक्ट्स के ऊपर, रिसोर्सेज के ऊपर, तो सब्सिडी देने की जगह आप कैश ट्रांसफ़र करो ना भाई। आपने मान लो किसी कमोडिटी और सर्विसेज पे कोई सब्सिडी दे दी, अब कर्नाटक की सरकार जो है वो अन्न भाग्य स्कीम चलाने में लगी है तो अन्न भाग्य स्कीम चलाने की घोषणा कर दी उन्होंने, अपना जो है पहले से बना दिया है एक प्रपत्र इससे अच्छा आप कैश ट्रांसफ़र कर दो, तो कम से कम जो रिक्वायरमेंट है स्टेट की एग्जैक्ट, वो वहाँ खर्च तो कर सकेगा। तो वहाँ जब खर्च करेगा तो कम से कम उसकी भी जो है डेब्ट को लेकर के या डेफिसिट को लेकर के जो कंडीशन है उसमें सुधार आएगा। फिर उसके बाद जो है ऑथर चौथा सजेशन देते हैं, कहते हैं कि स्टेट्स को बोला जाए, जो स्टेट्स उधार लेते हैं, जैसे अभी देखा ना कि 4 स्टेट हैं, उनके ऊपर जीएसडीपी का कितना ज़्यादा उधार है, तो उनको बोला जाए कि आप ये उधार लेते हैं जो आप एफआरबीएम रूल्स के अंतर्गत ठीक से उधार लीजिए, बहुत ज़्यादा उधार लेने की ज़रूरत नहीं। उसके ऊपर क्या है, स्टेट्स के ऊपर लिमिट लगाई जाती है कि आप इससे ज़्यादा उधार नहीं ले सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें हैं। तो स्टेट्स को बोलिए, सेंटर की जिम्मेदारी है कि स्टेट्स को कहे कि आप जो है एफआरबीएम रूल्स का कायदे से फॉलो करिए आप ठीक से। दूसरा, लास्ट में ऑथर कहते हैं कि देखिए जो बृहद अर्थव्यवस्था का स्वरूप है, जो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन है, स्थिरता है, जो वित्तीय स्थिरता है भारत की अर्थव्यवस्था की, वो जिम्मेदारी है केंद्र सरकार की। तो केंद्र सरकार को ये बहुत ज़रूरी है कि खुद जो अपने बनाए नियम हैं उनको फॉलो करें, दूसरा स्टेट से भी फॉलो कराएं। तो इस तरीके से हमारा जो ये आर्टिकल यहाँ पे समाप्त होता है। देखिए काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन हो गया है, अब आर्टिकल अभी हमारे पास और भी है डिस्कस करने को, कंप्लीट करेंगे हम। अभी फ़िलहाल जो है इसको यहीं तक रखते हैं, इसका तीसरा वीडियो भी और डालेंगे। नमस्कार, धन्यवाद। देखिए अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप जो है अपने दोस्तों को भी रिकमेंड कर सकते हो, ठीक है। और अपनी कंसिस्टेंसी बनाए रखिए। देखिए टाइम पीरियड को लेके किसी को ऊबना नहीं है, अगर कोई ऊबेगा ना तो वो समझिए कि आपने अपने पैर में कुल्हाड़ी मारी है। चलिए ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद।